हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने एचपी टेट 25 के लिए जो अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। फिज़िक्स का आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अभी हमने फिज़िक्स के, अगर मैं बोलूँ 10 तक के लेवल के जो भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो, मतलब ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, वो पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। जो 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अभी के जो हम चैप्टर्स करने वाले हैं, इसमें से आप लगा के चलो कि आपको 4 से 5, हद 10 क्वेश्चन, 10 में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट आई थिंक सो अभी वो लेवल को ना थोड़ा हाई करना उन्होंने स्टार्ट करा है, तो हो सकता है 10 क्वेश्चन बन जाएँ आपके हायर लेवल के। बट फिर भी मैंने 10 क्वेश्चन मैक्सिमम बोल दिया है, वैसे भी 5 to 6 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके हायर लेवल के, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके पास ऐसे ही हैं, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। 11th 12th के आपके पास ये चैप्टर है, राइट, ठीक है। तो अगर आपने पीछे वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि पहले आप उनको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट नोट्स हैं, मतलब मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है पूरा, कैसे आपको चैप्टर करना है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, सब कुछ हमने डिटेल में सॉल्व करा हुआ है। तो एक बार विजिट करके उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। बाकी हमने जिन चैप्टर्स में 11th 12th के टॉपिक्स साथ ही में ऐड करने थे, मैंने वहाँ पे ही करवा दिया था। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, तो वहीं पे मैंने करंट वाला सारा ही जो अपना है 11th 12th का करवा दिया था। सिमिलरली अपना जो ऑप्टिक्स आया था, लाइट वाला जो ठीक है, तो वहाँ पे हमने रे ऑप्टिक्स बोलते हैं जिसको, वहाँ पे हमने सारा डिस्कस कर लिया था 11th 12th के टॉपिक भी। ग्रेविटेशन चैप्टर आया आपका, वर्क पावर एनर्जी आया, तो 11th 12th का साथ में ही हमने डिस्कस कर लिया। अब ये टॉपिक है, ये आपके क्या है कि आपके 12th के ही टॉपिक है, 11th और 12th के ही टॉपिक है, तो हमें ये यहीं पर पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ब्रीफ में हमें इनको चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको टीजीटी कमीशन में यहाँ से चीज़ें आती है। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ देखना है, जहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम हुए हैं या आने वाले टाइम में फ्रेम हो सकते हैं। सिर्फ हमने वो वाली चीज़ें देखनी है अपनी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को पढ़ने के लिए हम पहले अपना चार्ज देखते हैं कि व्हाट इज चार्ज, ठीक है। जो ये चार्ज है, ये चार्ज क्या है, क्योंकि इसी के अराउंड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल घूमती है। जो ये चार्ज है, इसी के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ज के बारे में मैंने केमिस्ट्री में भी आपको बताया था कि, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, कौन कौन से। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बात करें पॉजिटिव किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। चार्ज जो होता है उसके अमाउंट की बात करें, वो होता है हमारे पास 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव का होता है। और यहाँ पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, ये नेगेटिव में होता है, ठीक है। ऐसे यूनिट की बात करें अगर हम, ऐसे यूनिट चार्ज की, वो क्या है हमारे पास, कूलम, ठीक है। क्या है ऐसा यूनिट हमारे पास, कूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये पहले भी मैंने आपको चीज़ें बताई हुई है। और अगर हम बात करें जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, चार्ज इज अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है। एक आपका PYQ है कि अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में डिटेल में करे हुए हैं, किसी ने नहीं देखे वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। जो मास ऑफ प्रोटॉन्स है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ग्रेटर देन है, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ग्रेटर देन, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार फ्रेम हुआ है कि किसका मास जो है 1800 लिखा होता है, कई बार 2000 टाइम्स लिखा होता है कि ग्रेटर होता है प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का मास लेस होता है इससे, है ना, 2000 टाइम, या इसका ग्रेटर, तभी तो, क्योंकि हल्के होते हैं, ये मूव कर पाते हैं। जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में पड़े होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया चार्ज के बारे में।
थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, किसकी बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या देख सकते हैं हम, ये आपको पता ही होगा कि जो लाइक चार्जेस हैं हमारे पास, लाइक चार्जेस हैं या तो प्लस प्लस या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक इस पे और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जब हमने अपनी फिजिक्स की 25 की सबसे पहली क्लास लगाई थी, वहाँ पे मैंने कंजर्वेशन वर्ड के बारे में बताया था कि अगर किसी का भी कंजर्वेशन वर्ड आपके पास आता है, उसका मतलब क्या है, जिसका चार्ज का, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर या नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन ट्रांसफर, but can transfer from one body to another body, one body to another body, कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर जितना हमारे पास चार्ज है वो उतना ही रहेगा, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक लो। एक होता है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है क्वांटाइजेशन की, जो टोटल चार्ज होगा हमारे पास Q, दैट इज इक्वल टू NE, वेयर N है हमारे पास होल नंबर, N क्या है हमारे पास, होल नंबर हमारे पास, ठीक है। N, अगर N हमारा 0 है तो 0 चार्ज, उसके बाद 1 2 3 4 की चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्वांटाइजेशन, प्लस माइनस हो सकता है, प्रोटॉन पे प्लस हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सी स्टडी थी हमारे पास चार्जेस के बारे में। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिख सकते हो, कूलम्ब्स लॉ। क्या है आपके पास, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये भी बन सकता है, ये वैलिड फॉर ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होता है हमारे पास। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने ग्रेविटेशन में कौन सा लॉ पढ़ा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेम ही है ये कूलम्ब्स लॉ। वहाँ पे मास की बात थी, यहाँ पे हमारे पास चार्जेस की बात होंगी, कि दो बॉडीज़ हैं, उनके पास चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो अगर हम इनमें बात करें, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और जो एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 में 4 पाई में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखूँ तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी, क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऑफ वैक्यूम। कई बार ना ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि आपको फोर्स निकालनी है, आपको ये सारी वैल्यू दे रखी होंगी, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 पॉइंट में 9 इंटू में 10⁻⁹ होती है, 9 इंटू में 10⁻⁹ तो ये जो पूरा k है इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू में 10⁻⁹, ठीक है। परमिटिविटी है वैक्यूम की। अभी अगर कोई बोले कि इस परमिटिविटी की ऐसे यूनिट बताओ, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 में 4 पाई में एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर,
तो इसकी ऐसे यूनिट निकालने के लिए हमें इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट निकालनी सीखी थी। तो अगर आपको आइडिया नहीं है हाउ वी कैन फाइंड द ऐसा यूनिट ऑफ गिवन कांस्टेंट, तो आप पिछली वीडियोस पे देखिएगा जाके। फर्स्ट जो वीडियो है, प्लेलिस्ट डाली है मैंने 25 की, फर्स्ट आई थिंक सो सेकंड वीडियो है डायमेंशनल फार्मूला और ऐसा यूनिट की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो इसको हम इस तरफ ले जाती हूँ मैं, डिवाइड का उस तरफ ऊपर चला जाएगा, 1/4 पाई एफ आ जाएगा यहाँ पे, Q1 Q2 अपॉन में r²। अब निकाल देते हैं। Q1 और Q2 क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलम। कुलम का हो जाएगा स्क्वायर। फोर्स उसकी होती है न्यूटन, ऊपर चला जाएगा न्यूटन इनवर्स। डिस्टेंस है, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो मीटर इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगी? इसकी SI यूनिट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है आपके पास। ठीक है, क्या है आपकी? SI यूनिट। अभी ना एक ना हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारे पास होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको हम ER से डोनेट करते हैं, EM अपॉन में E0। ये रिलेशन भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास। तो कई बार ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का, ठीक है, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका पूछ लिया? वाटर का। तो वाटर का होता है हमारे पास 81। ठीक है, एयर की बात करें, एयर का अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या होता है? 1.003। और वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का तो होता है हमारे पास 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? 81। ठीक है, तो ये था हमारे पास कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो कूलम्स लॉ एक तरह से इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। देखो ये कैसा है नीचे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो F है ना, F ऑप्शन में ना आपको R की पावर -2 दे रखा था। तो R की पावर -2 कैसे आया है? ये हमारे पास क्या है नीचे, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, बेसिक मैथ है, तो पावर्स का साइन क्या है? जो चेंज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये था आपके पास कूलम्स लॉ के बारे में। अभी हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने एक चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, चार्ज के बारे में और उनके बीच में जो फोर्सेस है उसके बारे में पढ़ा। तो ये जो चार्ज है ना, अगर हम बात करें, ये जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, इसके अराउंड जो आपका स्पेस है, ठीक है, इसके अराउंड जो आपका स्पेस है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज स्पेस अराउंड चार्ज is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो ये चार्ज है इसके अराउंड जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अभी इसको समझेंगे कैसे कि चार्ज के अराउंड तो बहुत सारा स्पेस है, तो कोई पर्टिकुलर स्पेस कैसे होगा? तो आपने बचपन में आई थिंक सो देखी होंगी, सभी बच्चों ने, टॉय मैग्नेट्स होती थी ब्लैक कलर की। ठीक है, ऐसे ऐसे ब्लैक कलर की टॉय मैग्नेट्स होती थी, देखी होंगी आई थिंक सो सभी ने टॉय मैग्नेट्स। तो अगर ये रही हमारे पास, ये है ना, अगर हम उनको क्लोज लेके आते थे तो वो अट्रैक्ट होती थी। ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर रीजन में जब हम उनको लेके आते थे तभी वो अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, जैसे हम उसको बाहर मतलब कि दूर ले जाते थे, काफ़ी दूर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती थी। विच मीन्स कि इनको अट्रैक्ट करने का एक पर्टिकुलर रीजन है, यानी कि जो ये मैग्नेट है इसका एक रीजन होगा, सिमिलरली इस मैग्नेट का एक रीजन होगा। तो जब दोनों एक दूसरे के रीजन में पहुंचेंगी वो अट्रैक्ट करेंगी।
क्योंकि एक ना एक रीजन होता ही है, कोई भी चीज़ है उसका इन्फ्लुएंस। जैसे आपकी लाइक आप टॉर्च को समझो, ठीक है, टॉर्च, अगर आपने टॉर्च लाइट ऑन करी तो टॉर्च लाइट आप बहुत दूर तक भेज रहे हो, तो वो बहुत दूर तक तो नहीं जा रही होगी, ठीक है। जैसे हमारी ये टॉर्च लाइट होती है तो ये बहुत दूर तक तो नहीं जा रही हो, एक पर्टिकुलर रीजन तक ही इसकी लाइट होती है। तो वो रीजन जो है, ठीक है, क्योंकि टॉर्च हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे इसका रीजन एक पर्टिकुलर जगह तक होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे चार्ज की बात है कि चार्ज का जो स्पेस है एक पर्टिकुलर रीजन तक ही होगा, ये वाला, ये जो हमारा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रीजन है कलेक्टिवली उसको हम बोल देते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कहीं कहीं पे भी पर्टिकुलर चीज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम रखते हैं एक टेस्ट चार्ज। क्या रखते हैं हम, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्मॉल, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है टेस्ट चार्ज, क्योंकि अगर हम ग्रेटर अमाउंट का टेस्ट चार्ज लेंगे तो वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो कर देगा। तो उसको हम क्यू नोट से डोनेट करते हैं, किससे, क्यू नोट से, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे यहाँ तक लेके आई क्यू नोट, वो इसको रिपेल कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसका अमाउंट बड़ा रखा तो वो इसकी रिपल्शन को फील नहीं कर पाएगा, वो तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना स्टार्ट कर देगा। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज और बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड, जैसे 1 कूलम 2 कूलम ऐसे करते हैं ना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ही छोटा होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है, कई बार टेस्ट चार्ज के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है आपका, ठीक है। अभी हमारे पास टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक टर्म लेके आनी पड़ेगी, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम ई से डोनेट करते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो होती है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, कि कितनी फोर्स है उनके बीच में अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अभी अगर इसकी ऐसे यूनिट लिखनी हो हमने, ऐसे यूनिट, ऐसे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूनिट कैसे बन जाएगी, फोर्स न्यूटन कूलम चार्ज की क्या हो जाएगी, पर कूलम, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, हो गया हमारे पास। अभी ना इसकी एक और यूनिट होती है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसकी यूनिट है आपके पास, ठीक है, ये किसकी यूनिट है। हमने जब अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करा था, क्या हमने एक रिलेशन पढ़ा था वहाँ पे कि जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालूँ, वो क्या आ जाएगी, वर्क डन अपॉन में पोटेंशियल, ये आ जाएगी वैल्यू। चार्ज की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, वर्क डन अपॉन में पोटेंशियल, यही आएगी हमारे पास, वर्क डन अपॉन में पोटेंशियल। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखो इस वैल्यू को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज़, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स एज इट इज़, वर्क डन एज इट इज़, ये जो पोटेंशियल है ये ऊपर चला जाएगा। अभी वर्क डन का भी हमें फॉर्मूला पता है, वो होती है फोर्स इनटू में डिस्टेंस, पोटेंशियल तो ऊपर ही है, फोर्स से फोर्स कैंसिल, तो पोटेंशियल यानी कि वोल्ट पर मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ना वर्क डन का, तो वोल्ट पर मीटर भी हमारे पास, मीटर इनवर्स भी किसकी यूनिट है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये क्वेश्चन एक बार फ्रेम हुआ था कि इसकी ये किसकी यूनिट है आपके पास, तो ये किसकी यूनिट है हमारे पास, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपके पास होती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो, इसके बहुत सारे वो है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला देखो हम क्या बना सकते हैं, ई नोट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अभी हमने निकाला था फोर्स, के लिख रही हूँ मैं 1/4πε0 को, Q1 जो चार्ज हम फाइंड करना चाहते हैं वो Q हो गया, और टेस्ट चार्ज रखेंगे अपॉन में Q नोट पहले से ही, और नीचे क्या आ जाएगा R², Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, KQ अपॉन में Q नोट, या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/4πε0 Q अपॉन में R²। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं पेपर में
कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आपको चार्ज दे रखा होगा और डिस्टेंस दे रखा होगा कि वो चार्ज जो है उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू में 10⁻⁹ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक ये आ गया आपके पास, अगर फोर्स दे रखी है तो हम ये वाला लगाएंगे, न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अगर हमें चार्जेस के बारे में दे रखा है तो ये वाला हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। तो अगर मैं बात करूँ इन लाइंस की, ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट गिव्स पाथ, या दैट गिव्स पाथ, और हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ये जो हमारा चार्ज है, ये जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के बारे में, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है इसका रीजन इतना, तो उसके लिए एक इमेजिनरी लाइंस को कंसिडर किया गया है, इमेजिनरी लाइंस को कंसिडर किया गया है। तो वो इमेजिनरी लाइंस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो इमेजिनरी लाइंस है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर भी कई बार क्या है हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। पहली है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ये पहला इम्पोर्टेंट क्या है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्योंकि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्रॉस नहीं कर सकती है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। अभी ऐसा क्यों है हमारे पास, देखो लाइक ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी, हमने क्या कर दिया इनको क्रॉस। अभी इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो पॉइंट पे डायरेक्शन हमारा टेंजेंट बताता है, तो इस तरफ को इसका टेंजेंट इस तरफ हो जाएगा और इसका टेंजेंट इस तरफ हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट टेंजेंट आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट टेंजेंट आ रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। एक और है अगला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चन बन सकता है, इनसाइड द होलो सिलेंडर, इनसाइड द होलो कंडक्टर बोल सकते हैं, होलो कंडक्टर इज ज़ीरो, कि कोई कंडक्टर है अंदर से खाली है, ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर ही चार्ज होता है। तो अगर सरफेस के ऊपर ही चार्ज है तो अंदर तो चार्ज नहीं है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये है हमारे पास एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, किसके, सरफेस ऑफ कंडक्टर के, सरफेस ऑफ कंडक्टर्स के। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यही था हमारे पास, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। और एक चीज़ कि ऐसे भी हो सकता है, देखो अगर हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि लाइंस जैसे आप मान लो कि ऐसे हैं, फिर यहाँ से कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, यहाँ से कुछ ऐसे है, ठीक है। आपको रीजन दे रखा है कि ये आपका रीजन ए है, ये आपका रीजन बी है, तो बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, रीजन ए में या फिर रीजन बी में। तो यहाँ पे क्या है, क्लोजनेस ज़्यादा है, क्लोजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ए पॉइंट में क्लोजनेस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि लाइंस में क्लोजनेस ज़्यादा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पे लाइंस क्या है, स्पेसली है, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगी हमारे पास, कम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल।
इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास, ठीक है। तो ये डायपोल क्या है, डायपोल क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ, इट इज़ एन अरेंजमेंट, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट, टू इक्वल, हम बोल सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance 2l या 2a हमारे पास, कि दो चार्जेस ले रखे हैं, दो चार्जेस है इक्वल अमाउंट के हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है 2a। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा हो 2a मतलब कि डबल हो, अगर 4 है तो 8 हो जाएगा। ये इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस डायपोल में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डायपोल मूवमेंट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, डायपोल मूवमेंट। इसको हम P से डोनेट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास Q इंटू में डिस्टेंस के इक्वल होता है, Q इंटू में डिस्टेंस। और अगर हम बात करें ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे यूनिट चार्ज, चार्ज क्या आ जाएगी कूलम, और इसकी क्या आ जाएगी मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। अभी अभी ये जो डायपोल है ना, ठीक है, लाइक देखो इसमें ना दो तरह की पोजीशन है हमारे पास, एक होती है एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन मतलब कि एक डायपोल है, ये डायपोल है, इसके एक्चुअल पोजीशन पे, एक्चुअल मतलब कि जो इसका एक्सिस है, इसका एक्सिस है ये, तो इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास इक्वेटोरियल, दूसरा कौन सा है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगी, कि जो हमारा ये हमारे पास डायपोल है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये लाइक का सेंटर पॉइंट है, इस पे हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इन केस अगर फॉर्मूला पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं बता रही हूँ, वो आप कंपेयर करके याद कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 1/4πε0 डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट इनटू में 2x। अभी ये x क्या है, x जो है ये होता है हमारे पास, ये जो सेंटर है ना, लाइक ये इसका सेंटर है, ये सेंटर और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हमने x लिया होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इसका डिस्टेंस, x अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x² माइनस में a² की पावर 2। ये एक्चुअल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए देखो, इक्वेटोरियल के लिए क्या होगी 1/4πε0 एज इट इज़, और ये p एज इट इज़, उसमें 2x था, इसमें नहीं है कुछ भी, और यहाँ पे x² प्लस a² की पावर 3/2। लर्न करना चाहते हो तो लर्न कर सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, बट मैं करवा रही हूँ कि इनकेस अगर आ गया, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन में हम नहीं जा रहे हैं, राइट। उसके बाद एक टर्म आती है टॉर्क, क्या आती है हमारे पास, टॉर्क, कि जब जो हमारा जो डायपोल है ना, लाइक ये आपका डायपोल है, ये रहा डायपोल, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसको हमने प्लेस करा कहाँ पे, कहीं इसको हमने प्लेस करा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लाइक बीच में भी है लाइंस, मैंने ड्रॉ नहीं करी, ऐसे कहाँ पे प्लेस करा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, वहाँ पे प्लेस करा। तो ये जो डायपोल है ना, डायपोल, डायपोल क्या करता है, डायपोल रोटेट कर जाता है, डायपोल क्या करता है, रोटेट। तो जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो वहाँ पे फोर्स होती है, बट वो कौन सी फोर्स होती है, हमारी टॉर्क, ठीक है, वो कौन सी फोर्स होती है हमारे पास, टॉर्क। तो ये टॉर्क, इसको हम टाउ से डोनेट करते हैं, तो ये हमारे पास होती है P क्रॉस में E, क्या होती है, P क्रॉस में E, P क्रॉस में E। तो ये मैंने बता दिया, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि लेट्स से कि आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इसमें से ऐसे फील्ड लाइंस जो हैं पास कर रही हैं, ऐसे फील्ड लाइंस, तो यही हमारा फ्लक्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the given surface। कोई सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर सकती हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई से डोनेट करते हैं, किसके इक्वल होता है, ई डॉट में डी एस, ई डॉट में डी एस। ये रहा। ऐसा यूनिट की बात करें, ठीक है, क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, और ये हमारा डीएस क्या है, एरिया, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम कोई सरफेस ले रहे हैं उसके एरिया में से पास कर रही है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाती है, इसकी एस आई यूनिट आती है। बाकी बात करें, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या है आपकी ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी गॉस थ्योरम। नेक्स्ट है आपका गॉस थ्योरम। कि हमारे पास ना एक क्लोज्ड क्या है सरफेस, क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, वहाँ पे हमें फ्लक्स निकालना है। क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो यही है हमारी गॉस थ्योरम कि जो फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस का, वो क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। अदरवाइज ई डॉट में डी एस था, पर अगर हम सरफेस क्लोज ले लें वहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाता है हमारे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाकी इसका एप्लीकेशन पार्ट है हमारे पास कि अगर हमारा क्या हो, वायर हो, लीनियर वायर हो, उसका फ्लक्स क्या होगा, उसके बाद शीट हो, उसका फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके पास। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो फ्लक्स आता है वो आता है हमारे पास लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। और अगर मैं शीट की बात करूं, जो प्लेन शीट होती है, ठीक है, प्लेन शीट होती है, यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी लैम्डा, लैम्डा एल ही होगा ना, क्योंकि ईडीएस करेंगे तो लैम्डा एल तो रहना ही चाहिए हमारे पास। ओके, एल तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ऐसे शीट में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये शीट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये क्या है कि ये मैं आपको ऐसा सीधे सीधे करवा रही हूँ, वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि इनके एक्सप्रेशन आपके सिलेबस से नहीं है, ये थोड़े कॉम एडवांस लेवल के टॉपिक चले जाते हैं आपके, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये नहीं करवाया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट था वो आपका यहीं पे ख़त्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी पार्ट था। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे छोटा है, बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट है। पहले हम पोटेंशियल देखेंगे, फिर वैसे एक्सियल इक्वेटोरियल पे देख लेंगे, फिर जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था वहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइन्स आ जाएगा, और एक छोटा सा टॉपिक आपके पास कैपेसिटर का है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो था वो हमने पहले भी पढ़ा था जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको करवाया था कि पोटेंशियल क्या है हमारे पास। कि लेट से ये हमारा कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, मैंने प्लस लिया एक सोर्स चार्ज, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, ऐसे एक रीजन होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा अपना, लेट से प्लस क्यू का टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है। अभी हम उसको इसके क्लोज लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, हमने डिस्टेंस को नहीं देखा कहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये क्या कर देगा, इसको रिपेल, नेचर के अकॉर्डिंग जैसी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि जब ये इसके रीजन में आएगा ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल। अभी हम चाहते हैं इसको यहीं पे रखना,
कि इसको रिपेल ना करें। तो अब नेचर के अगेंस्ट अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल है, वही वर्क डन क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। विच मीन्स कि जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे थे, तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा पोटेंशियल है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो हमने पहले भी पढ़ा था अपना, ठीक है। तो जो ये वाला फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है हमने पहले भी अपना पढ़ा था। इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो जाउल पर केल्विन होती है, सॉरी केल्विन नहीं है ये हमारे पास, ये जाउल पर अगर मैं बोलूँ अरे जाउल पर ये है कुलम, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। वोल्ट तो है ही है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम बात करें ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी ये तो हमने पुराना फॉर्मूला देख लिया अपना। अब जहाँ से क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल का, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो वी को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे लिखा हुआ वर्क डन। तो वर्क डन हमने देखा था, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्यू नोट, को एज इट इज रहने दो। अभी ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला हम जो कूलम्स लॉ से पढ़ के आए हैं वो क्या था, 1/4πε0 क्यू एक सिंपल था और एक क्यू नोट होगा, यहाँ पे क्यू नोट होगा और आर स्क्वायर था। ये जो डिस्टेंस है हमें पता है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको, क्योंकि नीचे आर है तो इसको भी मैं आर ले लेती हूँ, तो आर से आर कैंसिल। तो यहाँ से जो पोटेंशियल है वो क्या बचा, 1/4πε0, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, क्यू अपॉन में आर। क्यू अपॉन में आर क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन में आर। इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या थी, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या आ गई हमारे पास, क्यू अपॉन में आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, आपको चार्ज और डिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको डिस्टेंस दे रखा हो और पोटेंशियल फाइंड करने को बोलें तो विच मीन्स कि हमें क्या हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर वो वर्क डन की बात कर रहा है अपने इसमें पोटेंशियल का फाइंड करने में, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपने याद रखना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या हमारे पास क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेटिव नहीं रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dx, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बात करते हैं, तो उसको ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमारी पोटेंशियल है, साइन को इग्नोर करते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो ये इनके बीच में रिलेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। कई बार क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल भी अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। अभी ना जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सियल लाइंस पे और इक्वेटोरियल लाइंस पे, वैसे ही एक्सियल लाइंस पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इक्वेटोरियल लाइंस पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। फाइंड नहीं मतलब फॉर्मूला देखेंगे। देखो इक्वेटोरियल लाइंस पे तो ज़ीरो है हमारी पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो। अभी जो एक्सियल लाइन पे है वहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, जो एक्सियल लाइन है वहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो हमारी बनती है 1/4πε0
पी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। उससे पीछे वाले से क्या डिफरेंस हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर 2 थी और वहाँ पे 2x भी था, तो यहाँ पे x नहीं है। ये हमारा एक्चुअल में इक्वेटोरियल में 0 होती है। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो पोटेंशियल है इक्वेटोरियल लाइंस में वो कितना होता है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कितना होता है इक्वेटोरियल लाइन में हमारा पोटेंशियल, 0। ठीक है, ये फ्रेम हो सकता है आपका क्वेश्चन। अभी हमारे पास एक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमारा सरफेस है। ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, सेम एवरीवेयर। सरफेस ऑन विच potential same everywhere। ऐसा सरफेस जहाँ पे इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल होती है सेम होती है, उस सरफेस को क्या बोलते हैं हम, उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है कहाँ पे, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं करती है, पोटेंशियल चेंज नहीं करती है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, वर्क डन क्या हो जाता है, 0। ये क्वेश्चन आपको कैसे फ्रेम करेंगे वो, कि आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए, वहाँ पोटेंशियल ये थी, पोटेंशियल ये थी, ऐसे घुमा फिरा के फ्रेम करेंगे और पूछेंगे बताओ वर्क डन क्या है, तो वर्क डन 0 ही होता है। जब पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया ना, कुछ भी दें आपको, वो कोई भी बात बोले तो हमारा जो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन होगा वो 0 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो वर्क डन है वो हमारे पास 0 ही रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमारा वर्क डन है वो 0 होता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस में ज़रूरी था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है हमें थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। कैपेसिटर, जैसे हमें ये पता है कि जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, मतलब कूलम्स या हम ओम्स लॉ देखें, वहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल उतनी होती है जितना ज़्यादा चार्ज होता है। तो क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी, तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो इसी इसी कैपेसिटेंस को स्टोर करने के लिए जो मतलब हम डिवाइस यूज़ करते हैं कि इसकी इतनी कैपेसिटेंस है, डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो डिवाइस कैपेसिटर के, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टर क्या है, डिवाइस। वैसे कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर क्या है हमारे पास, डिवाइस। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर है डिवाइस है हमारे पास, यूज टू स्टोर चार्ज, electrical charge and hence electrical energy। अगर वो चार्ज को स्टोर कर रहा है विच मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है हमारे पास। ठीक है, किसको स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो कैपेसिटर होता है उसमें किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है। तो किस टाइप की एनर्जी स्टोर हो रही है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कैपेसिटर। यहाँ से अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालूँ, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, वी। बात वही आती है एसआई यूनिट की। क्या बन जाएगी एसआई यूनिट, चार्ज है कूलम पर वोल्ट। वैसे इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैरेड।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर जो छोटा सा होता है, जब हमारा फ़ैन जो है वो स्लो चलना स्टार्ट कर देता है तो हम वहाँ पे एक वाइट कलर की डिवाइस होती है, वो जो होता है इलेक्ट्रिशियन वो लगाता है, तो उसके ऊपर लिखी होती है इसकी माइक्रोफैरड, मतलब वो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अभी जैसे हमारा वो होता है ना कि रजिस्टर इन सीरीज़, कैपेसिटर इन मतलब रजिस्टर इन सीरीज़ एंड पैरेलल, यहाँ पे भी है हमारे पास, हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का ये उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कैसे है कि जो पहली कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पहली कॉम्बिनेशन है उसमें होती है हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो हमने पढ़ रखा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एस फॉर सीरीज़, एस फॉर सिंपल, मतलब जो रजिस्टर होगा वो सिंपली ऐड होगा, बट हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है वो कैसे ऐड होगी, उल्टी, मतलब रेसिप्रोकल में 2 करके डैश डैश करके अप टू सी एन। अगर सारे के सारे सी की वैल्यू सही होगी तो जो हमारा फॉर्मूला होएगा, अगर हम बात करें कि एन, हमारा जो फॉर्मूला होएगा वो एन अपॉन में सी हो जाएगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा रजिस्टर है वो रेसिप्रोकल ऐड होता था, इसमें कैसे ऐड होगा, सिंपल C1 C2 अप टू डैश करके Cn, अगर सारे के सारे सेम है तो क्या हो जाएगा NC, तो इसमें इसमें मिनिमम होगा और इसमें क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसमें मिनिमम होगा और अगले वाले में क्या होगा, मैक्सिमम होगा आपके पास, राइट। उसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक है आज की क्लास का हम करेंगे वो है एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर होता है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करना है, वो होता है हमारे पास हाफ सी वी, हाफ सी वी। तो अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करूँ, सी की वैल्यू क्या आती है, क्यू वी, तो हाफ यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्यू वी और वी स्क्वायर एज इट इज़, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ क्यू वी इज इक्वल टू में, और क्या बन सकता है हमारे पास, जो फॉर्मूला है वो है कि अगर मैं v की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, हाफ ऐसे ही सी एज इट इज़, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, q अपॉन में c, यानी कि q स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन में q स्क्वायर अपॉन में c। तो ये सभी फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला, तीनों ही किसके फॉर्मूले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के। डिपेंड करता है आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज दी गई है, चार्ज और वोल्टेज दिया गया है, या फिर कैपेसिटेंस और चार्ज दिया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। बाकी जो इस चैप्टर के टॉपिक है एडवांस लेवल के टॉपिक है। जस्ट अ सेकेंड, एक छोटा सा टॉपिक और है, अभी मेरे को याद आया, किर्चॉफ्स लॉ के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड, वो भी कर ही लो आप यहाँ पे। किर्चॉफ्स लॉ दो तरह के होते हैं। किर्चॉफ्स लॉ, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ करंट का, ठीक है, करंट के ऊपर है लॉ, और जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वोल्टेज का। लॉ ऑफ करंट, इसमें करंट की बात की गई है, इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और जो सेकंड लॉ इसमें वोल्टेज की बात की गई है, कि जो सम होता है हमारे पास, सम अगर हम बात करें, सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। सिमिलरली अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, वो भी क्या होती है, ज़ीरो। अब ये करंट है, तो करंट में क्या होगा हमारे पास, चार्ज, तो ये चार्ज है, तो ये किस पे बेस्ड है, तो हमारा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज है, वोल्टेज में हमारा वर्क डन होता है, तो वर्क डन का मतलब क्या होता है हमारे पास, एनर्जी। तो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है हमारे पास ये। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है।
यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज है हमारे पास, चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0, यहाँ पे करंट है हमारे पास 0, ठीक है। इसको लॉ ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं या फिर इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? लूप लॉ। ये हमारा जो करंट लॉ है इसको जंक्शन लॉ बोल देते हैं, जंक्शन लॉ, ऐसे, ठीक है। इसमें करंट आ रहा है, करंट से चार्ज, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और दूसरा हमारे पास क्योंकि उसमें वोल्टेज है, वोल्टेज में वर्क डन होता है, वर्क डन एनर्जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हुआ था कि जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है? किरचॉफ सेकंड यानी कि लॉ ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज से है वर्क डन, वर्क डन हमारे पास एनर्जी है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ वोल्टेज को लूप लॉ भी बोलते हैं और जंक्शन लॉ बोलते हैं हमारे पास फर्स्ट लॉ को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको फ्रेम हुआ है। तो ये हमारे पास इतना ही है, तो ये था आपके पास, ठीक है। और भी बहुत टॉपिक है बट वो एडवांस लेवल के हैं, वो टीजीटी कमीशन के लिए, इसी में से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। इसी में से हुए भी हैं या आने वाले टाइम में फ्रेम हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।